कश्मीर एग्जामिनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीएस टोनी जी, जिन्होंने इस बार बाहू असेंबली सीट से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तरनजीत सिंह टोनी जी जो है वो स्टेटगढ़ से डीडीसी भी हैं। लेकिन इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि टीएस टोनी जी ने सियासत में कदम कब रखा और इनसे पहले जो है इनके घर में सियासत में कोई था या नहीं। टोनी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। कब से टोनी साहब ने जो है वो सियासत में शुरुआत की? 1981। आपके घर से कोई सियासत में था? ना, मतलब बैकग्राउंड सियासत में कुछ नहीं? आई वाज द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले पार्टी कौन सी थी आपकी? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कोई इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस? वैसे तो मैं पहले इंडिपेंडेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज गया, कॉमर्स भी, तो वहां पर भी मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो आई बिकेम द प्रेसिडेंट। तो हमारे जमाने में 10+2+3 हुआ करती थी, तो आई रिमेन्ड प्रेसिडेंट फॉर 3 years। देन कोई तकरीबन मैं यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी में भी जाते ही हम प्रधान बने और फिर 10 साल प्रधान यूनिवर्सिटी में भी रहे। इन द मीन टाइम बीच में मुझे आई गॉट इन टच विद मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जो पहले बीएसपी में, तो उन्हें उससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। तो आई गॉट इन टच विद हिम। तो उन्होंने बोला कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन में है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब उन दिनों चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो आई जॉइंड। तो दैट इज हाउ माय पॉलिटिकल करियर बिगैन। कितने टाइम आप नेशनल कांग्रेस के साथ वापस आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तकरीबन 81 से ही ऑनवर्ड्स में उनके साथ अटैच हो गया था। तो कब छोड़ी आपने नेशनल कांग्रेस? मैंने 2014 के बाद की बात। 2014 के बाद? हाँ, कोई रीजन रहा होगा? असल में उमर अब्दुल्ला बीइंग ए वेरी जेंटलमैन एंड ऑनेस्ट मैन इन पॉलिटिक्स, उनको किसी ने कंस्पायर करा मेरे खिलाफ, मिसगाइड किया। तो वो उन दिनों उनके बड़े क्लोज हुआ करते थे वो लोग। अच्छा, तो कुछ काफी पर्सनल रंजिश चल रही है। तो उन लोगों ने, आज वो भी नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। लेकिन अलबत्ता हम तो चलते फिरते लाल झंडे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो बेपनाह मुझे प्यार मोहब्बत जो है फारूक साहब से भी और उमर साहब से भी मिला है। और मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला का पहला सियासी जलसा आरएसपुरा में मैंने करवाया था। अच्छा। जो पहली पॉलिटिकल रैली जो उन्होंने की थी, दैट वाज इन आरएसपुरा। जब आपने सियासत में कदम रखा और इंडिपेंडेंट हाल ही में आपने जो है वो इलेक्शन लड़ा डीडीसी का, आपके घर वालों की तरफ से आपको कुछ बताया गया कि सियासत में जाना है या नहीं जाना है? इसमें कुछ रोक टोक थी आपको? हाँ, गॉड ब्लेस माय फादर इन हेवन। उन्होंने बड़ा, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है पॉलिटिक्स में जाए। और क्योंकि ये बड़ा एक डर्टी शोभा माना गया है। और बट माय फादर वाज एन एक्स सर्विसमैन एंड उन्होंने मुझे बोला, टोनी, आई कैन नॉट गाइड यू व्हिच पार्टी डू यू ज्वाइन। For me, all parties are good and all are bad. But I want you to be known as good man in politics. तो ऐसे उस दिन से हमने माथे पे लिख के लगा लिया, नॉट फॉर सेल, कि हम लीडर बनेंगे। पॉलिटिशियन शायद ना अच्छे बन पाए हम, लेकिन नेता हम अच्छे बनना चाहते हैं, लीडर हम अच्छे बनना चाहते हैं। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि ये डर्टी पॉलिटिक्स वाला सिस्टम मेरे पास नहीं है। ना झूठ है, ना चकारी है, ना चोरी है, ना कोई धोखाधड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात करता हूँ वो स्पष्ट करता हूँ। अपने वर्कर के साथ भी वही सिस्टम रखता हूँ कि अगर हो सकता है काम तो रखता हूँ भाई, बता देता हूँ। हो सकता है, नहीं हो सकता तो भाई नहीं हो सकता। फिर उसके लिए हम झूठ बोलने वाला मेरा काम नहीं है। अच्छा टोनी साहब, अभी तो 2024 के असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। उससे पहले ये खबरें आ रही थी कि टोनी साहब जो है आरएसपुरा से लड़ेंगे। चलिए, आपने बहुत सी चला लिया। अब तो 2024 के असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। आने वाले वक्त में टोनी साहब कहाँ दिखेंगे हमें? डीडीसी तो है ही है। लोकसभा इलेक्शन में क्या टोनी साहब आने वाले वक्त में जम्मू लोकसभा सीट से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। हमें क्या उसमें कौन से ऐसे सुरखाब के पर हैं जो भाई वो इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते। लड़ेंगे, बड़े दमखम से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोग हमको देख के कोई नजरअंदाज कर जाएगा, वो नहीं हो सकता। हाँ, अगर पार्टी जहां भी ड्यूटी रखेगी। मैं डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना, कोई कंस्पायर कर दे तो मैं कह नहीं सकता हूँ भाई। वो नहीं मुझे आती है, कॉन्स्पिरेसी मुझे आती नहीं है ना। उनसे वो कि हम में है ये बुराई
कि हम दिल में नहीं रखते और लोगों में है ये खूबी के मुंह पर नहीं कहते। हाँ, तो हम थोड़ा सा और तरह के बंदे हैं, शायद ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, हाँ, लेकिन ना धोखा देता हूँ, धोखा खाता जरूर हूँ लेकिन धोखा देता नहीं हूँ। अच्छा, और असेंबली इलेक्शन अनाउंस होने से पहले टोनी साहब ये आ रही थी खबर कि आप आरएसपुरा से लड़ोगे, उसके बाद ऐसा क्या हो गया आखिर? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंट ने जो है इस तरह से ये लिस्ट निकाली थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब भल्ला साहब ने मजबूर किया, क्या था ये सर? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट तो जिस दिन मुझे लगता है चुनाव अनाउंस हुआ, दिन के 2 बजे रात के 8 बजे तो प्रेसिडेंट अनाउंस हुए हैं, तारिक हमीद करा साहब। एंड माय प्रेसिडेंट इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। उसमें कोई ये नहीं है कि वो आपके मुंह पे कोई बात बोलेगा और आपके पीठ के पीछे कोई बात बोलेगा। तारिक साहब इज ए गुड मैन इन पॉलिटिक्स एंड ऑनेस्ट मैन इन पॉलिटिक्स। तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बात है, लेकिन ये विश्वास था आपको कि अगर टोनी साहब आरएसपुरा सीट से लड़ते तो वो जीत सकते थे? डेफिनेटली। ऐसा क्या था? क्योंकि आप भी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, जो बीजेपी से थे वो भी सिख कम्युनिटी से, तो कैसे आप लोग ये कॉन्फिडेंस से कह सकते थे? देखो, बेसिकली वो सिख सीट ही है और बीजेपी को इस बात का समझ आ गया था कि हमें अपना सिख कैंडिडेट उतारना और वहां से अपनी अपनी कैलकुलेशन है। अब मैं वहाँ डीडीसी में सुचेतगढ़ में था, सुचेतगढ़ से आरएसपुरा जो है एडजॉइनिंग था और मैं पिछले 3 साल से वहां पे काम कर रहा था। तो ये एक बात थी जिसके कारण मैंने अपना दावा वहां से पेश किया था। बस बाकी लड़ता तो मैं जीत जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 2014 में आपने कहा कि मैंने नेशनल कांग्रेस को खैराबाद कह दिया, अब जब 24 में इलेक्शन आए तो कुछ फोन कॉल आए या फिर आने के लिए आपको कहा गया सब? हाँ, अलबत्ता जरूर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी आदत है, झूठ नहीं बोला जा सकता हमसे। आई होंगी कॉल? तो कॉल तो आए थे, बड़े ही बेहद करीब जो हैं, बड़े अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है पॉलिटिक्स में। बहुत ही अच्छा एक दोस्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने फोन किया तो मुझे यही था कि भाई पता नहीं जिस नेता के साथ मैंने चलना है उसके नेता के दिल में अगर कोई मलाल होगा मेरे बारे में तो मैं कैसे चल पाऊंगा जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता। और तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि मैं खड़गे साहब के घर में था और खड़गे साहब के घर में जब मैं वो कांग्रेस का पट्टा पहन के खड़ा था तो उसी वक्त कॉल आई थी, तो तब तक देर हो चुकी थी। क्या सोच आई उसके दिमाग में जब वहां से भी कॉल आई और यहाँ पे आप खड़े थे? लगा कि भाई देखें, हार्ड वर्किंग और अच्छे साथी के लिए तो हर पार्टी चाहती है। तो मैं इस पार्टी में, मुझे रजनी पाटिल जी थी तो उन्होंने काफी मुझे इसरार किया था, तो उनके कहने पे मैं इस पार्टी में गया था। तो उनके साथ गया तो मैंने ज्वाइन करी क्योंकि शी वाज अ गुड, मतलब एज बड़े बहन की तरह थी, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। ये लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं अगर मुझे पार्टी मौका दे, तो आपको क्या लगता है कि आपसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लीडर हैं, क्या लगता है कि टोनी साहब को मौका मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले आप पता है पार्टी में दिस इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी, ये मेरा मैंडेट नहीं है मैं टिकटें बांट रही। मैं ये पार्टी अगर मैं आपने सवाल पूछा, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि अगर पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको बाखूबी निभाने के लिए तत्पर हूँ और तैयार हूँ। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब हमें भी 40 साल हो गए इस पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत में, और जम्मू की एक टूटी फूटी आवाज हम भी हैं। तो जैसे भी है, लोगों के मुद्दे हर जगह मैंने उभार के रखे हैं। मैं आज भी आ रहा हूँ, आज के दिन में दावा कर रहा हूँ किसी चुनाव के बाद किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने उद्घाटन नहीं हुए होंगे जितने मैंने करे हैं। आज मैं अपनी पांचवी सड़क का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। अगले और 10 दिनों में मैं और 5-7-10 उद्घाटन करूंगा। मेरा साथ हुए करते थे डीडीसी प्रोफेसर घारू राम जी भगत जी, वो मेरे साथ डीडीसी हुआ करते थे आरएसपुरा से, तो हम अक्सर बैठते भी इकट्ठे थे। तो पिछली डीडीसी की मीटिंग हुई तो वहां पे भी कोई कह रहा था कि आज भी वो आरएसपुरा वाले नहीं है तो आज आप भी उन्हीं की बात करेंगे। तो मैं उनको साथ लेके हम जाते हैं क्योंकि अच्छे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, एंड इज ए डिसेंट जेंटलमैन। तो मैं उनको साथ लेके जाता हूँ भाई, वो जहां भी जाते हैं उद्घाटन हम इकट्ठे करते हैं। हम किसी भी सरपंच को बोलते हैं रखो भाई कैंची पकड़ो, और हम दोनों हाथ रखते हैं, उद्घाटन कराते हैं। टोनी साहब, ईवीएम पे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में पहले एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाएगी, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट सुबह सुबह सामने आए, पहले लीड कांग्रेस की थी और लास्ट में पता चला कि बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली। आप किस तरह से इस इंतजाम को देखते हैं?
मैं कहता हूं कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है हिंदुस्तान में तो ईवीएम को हटाना है, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा यंत्र बन गया है, ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है कि ये ऑनलाइन फ्रॉड है विद द वोटर्स ऑफ इंडिया। जैसे आप एक किसी कीनिया में, नाइजीरिया में, बाहर की मोरक्को में बैठे हुए, जो ये वो कंट्री है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग आपका ओटीपी मांगते हैं और फिर वो आपका सारा का सारा पैसा उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तो गोद में बैठा हुआ बीजेपी के, वो तो सुनता ही नहीं, वो तो बहरा और अंधा अपोजिशन की डिमांड के ऊपर। हमने देखा इस चुनाव के अंदर 3 दिन के लिए कोई पुलिस नाका नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक तरफा खेल खेल रही थी। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको जिताने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी। आप एसडीएम जो है, एसएचओ जो है, ये पास होके आटा और चावल राशन बंटवा रहे थे। ये लोगों ने नाके उठा रखे थे कि भाई कोई इनकी गाड़ी ना चेक करे। एम्बुलेंसों में शराब जा रही है, पैसा पकड़ा जा रहा है, कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा इसका। तो मुझे लगता है कि ईवीएम जो है, दिस इज एन ऑनलाइन फ्रॉड विद द वोटर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके वोट पढ़ते कुछ। अब मेरी एक पोलिंग स्टेशन है 109, उसमें जो पोल्ड वोट है वो कुछ और है, लेकिन जो मशीन में निकल रहे हैं वो उसकी गिनती कुछ और है। तो ये कैलकुलेटर, एक बटन दबाना है, सारा कैलकुलेटर ना, वो गलत कैसे निकले? अगर एक मशीन में टेम्परिंग हो गई है तो अब जो हर्षदेव की जो आ रही है वीडियो कि भाई रात को वो खुल रहा है आपका स्ट्रांग रूम, तो आप समझ सकते हो कि ये क्या हो सकता है हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ, मैं डीडीसी भी शायद इसीलिए जीत गया क्योंकि वो बैलेट पेपर से ठप्पा लग रहा था। अगर उसमें भी ईवीएम होती तो मुझे नहीं लगता हमारा कुछ बनता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईवीएम शुड बी डन अवे विद। और अगर बीजेपी डेमोक्रेसी में यकीन रखती है तो ये उसको निकाल दे। क्योंकि अब अगर कोई पूछेगा भाई टोनी सिंह हार गया इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ बीजेपी का ये रहता है कि कांग्रेस वाले हार जाते हैं तब इल्जाम। मैं इसीलिए कहने लगा हूँ कि ये हाथ ना आए तू घोड़ी, यहाँ बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं, ऐसे लिखने लग पड़ते हैं लोग कमेंट्स में। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि मैं भी बड़ा स्पष्टीकरण के साथ कह रहा हूँ, मेरा 109 पोलिंग स्टेशन वाली मशीन के 0 वोट मिले हैं सभी कैंडिडेट्स को, क्योंकि मैंने उसकी काउंटिंग नहीं होने दी थी। और ये मैंने इसीलिए रख दी थी कि मैं बाद में अगर इसको सबूत दे सकूं कि वो इसीलिए काउंट नहीं हुई क्योंकि उसके नंबरिंग में फर्क था, चाहे वो 2 थे, 3 थे, 1 था, 4 थे, 10 थे। लेकिन क्यों? आपके कैलकुलेटर में थोड़ी फर्क आ सकता है कि कितना का वोट से। तो ये पक्का इसके साथ टेम्परिंग होती है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है, वो जो खास तौर पे लोगों के ज़हन में लाना चाहूंगा कि देखें, एक ओटीपी के साथ अगर इतना खिलवाड़ हो सकता है आपके बैंकिंग सिस्टम में, और उसके तरह के पता नहीं कितने फ्रॉड आ चुके हैं ऑनलाइन, आप ये सोचो कि इसके ऊपर कितनी इंप्रूवमेंट होगी। जैसे पेगासस हुआ तो इजराइल पीछे था उसमें, आज तो इजराइल वैसे ही प्रधानमंत्री के साथ साथ है। तो हमें पूरा शक नहीं, यकीन है कि ईवीएम इज एन ऑनलाइन फ्रॉड विद द वोटर्स ऑफ इंडिया। और ये जो है, आपने एक इंडिपेंडेंट जितवाकर और एक आपने अपना प्रेसिडेंट को हरवाकर आपने 29 सीटों को जायज ठहरवा लिया बीजेपी ने, ये कहना चाहूंगा। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, टोनी साहब को कभी सियासत में सच्चाई बोलने का जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? बहुत बार पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में भुगता। ऐसा क्या बोल दिया था आपने जो भुगता? अब क्या करूं, भुगता क्योंकि किसी ने गलत बयानी करी है, वो अपनी चोरी छुपाने के लिए उन्होंने मुझे ही गलत साबित कर दिया। मैं किसी के बारे में कुछ बताता इससे पहले उन्होंने बोला जी ये आपके बारे में गलत बातें बोलता है, उमर साहब को जाके पढ़ा दिया। उसको लगा कि ये अगर ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर थे, सबूत थे, तो उनको लगा अगर ये ऊपर चला जाएगा तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो अभी तक सच्चाई सामने आई नहीं? शायद उमर साहब के सामने नहीं आई अभी तक नहीं आई। नहीं आई। मिलेगा मौका जरूर बताऊंगा कभी। लेकिन अपनी पार्टी में सच बोलने पर लोग नाराज होते हैं। हाँ, यहाँ पे भी होते हैं, मगर भाई आई कैन नॉट चेंज माई नेचर। देखें, एक बात है, मैं आपको कहूँ, मेरा किरदार मेरे हाथ में है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। एक तो मैं चाहे कोई भी कीमत हो सच तो बोलूंगा, दूसरा ईमानदारी से नेतागिरी करूंगा, जो लोगों से वादे किए हैं वो मैं पूरे कर दूंगा। मैंने साफ पीने का पानी, रेगुलर वाटर
और सड़कें और ये नाला जो नानानगर और जीवन नगर तक नीचे जाता है, जिसका फ्लडिंग वाटर लोगों के घरों में जाता है, इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए बोला है। बस्तियों को रेगुलराइज कराने के लिए बोला है। ये करा दूंगा, ये इसी सरकार में मैं करवाऊंगा और पक्का करवाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पार्टी में ईमानदार इंसान को ज्यादा जगह मिलती है, कॉन्स्टिट्यूंसी करने वाले बंदे को मौका? नहीं, देखें, अब करा साहब प्रधान बने हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग में आया कि ईमानदार लोगों को भी आगे लाना पड़ेगा। आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, राहुल गांधी जी ने चुन के आगे लाया तो हमको भी भरोसा हो चला कि पहले वाले प्रधान ईमानदार नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन एवरीबडी, वो कंपैरिजन नहीं रुक सकता है। मैं कहता हूँ ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा। वो बेहतर थे, ये और ज्यादा बेहतर है। सीनियर भी है। हाँ, सीनियर भी है। और हम किसी को कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स में किसी को, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखें, एक चीज तो मेरे हाथ में है ना, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बातचीत करने का तरीका, मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर, इसके लिए मेरी पार्टी थोड़ी जिम्मेदार है। इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरा कैरेक्टर मेरे हाथ में है और मैं ईमानदारी जो है वो मेरे हाथ में है। और मैं समझता हूँ ईमानदारी जो है ये मर्दों का गहना है, कमजोर आदमी नहीं पहन सकता है। सच बोलना जो है ये भी जिगरा चाहिए आपको, क्योंकि इसका बहुत नुकसान होता है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी बोलेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ यही कि ये नेकी का रास्ता है। देखो, किसी न किसी ने रब को पूछा, आप भाई आगे कैसे मुलाकात होगी? जब अच्छे जमाने में लोग रब से हम कलाम हो जाया करते थे, मिल जाया करते थे, तो वो कहते थे आगे कैसे होगा? उन्होंने बस एक सेवा है, एक सिमरन है, एक इबादत है, एक खिदमत है, आप रास्ता चुन लो, मैं मिल जाऊंगा। तो हमसे बैठ के सिमरन नहीं हो सका, तो इबादत नहीं हो सकी, हमने खिदमत और सेवा का रास्ता चुन लिया। ये हमारा तरीका है उसको मिलने का। इसीलिए सच भी बोलेंगे और ईमानदारी से लोगों का काम भी करेंगे, जो वादे किए हैं वो भी पूरे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टी.एस. टोनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इनने हर सवाल का जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिया। एक्चुअली में ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, चाहे पार्टी में किसी को बुरा लगे या किसी शख्स को, सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन ये अपना जो कहना है इन्होंने वो कह के रहते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन इनका ये कहना है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा जो भी कैरेक्टर है वो मैं खुद हूँ, मैं आप जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही बोलूंगा। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।